बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज सच्ची बात प्रोग्राम में इरफान सदीकी साहब तशरीफ़ लाए हैं। बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा सहाफ़त में नाम, तालीम के शोबे में नाम, और अभी सेनेटर भी हैं। हमारे बहुत यानी रिस्पेक्टेबल, ऑनरेबल, इंटेग्रिटी वाइज हर लिहाज से बहुत बड़े आदमी, और मेरे उस्ताद भी हैं और हमने इनसे बड़ा कुछ सीखा। और मज़े की बात यह है कि ये आर्मी चीफ़ जो मौजूद है उसके भी उस्ताद हैं, प्रोफेसर रहे, और वो भी उसी कॉलेज से पढ़े हैं। तो हमें तो बहुत कुछ सिखाया। आज इनसे कुछ सख्त बातें भी पूछेंगे, क्योंकि ये बाज़ औक़ात शागिर्द बहुत ज़्यादा एहतराम के रिश्ते को मलूज़ ख़ातर रखते हैं। तो आज थोड़ी सी शागिर्दी से निकल के भी बात करेंगे। जनाब इरफान साहब, वेलकम टू द शो। जी बहुत शुक्रिया नहीं सर। इरफान सिद्दीकी साहब, ये क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है आपके दौर में? आप प्रोफेसर भी हैं और आप उस्ताद भी हैं, और सारे लोग आर्मी के हल्के एस्टेब्लिशमेंट सारे लोग आपकी इज़्ज़त करते हैं। जहाँ मैंने तो नाम लिया है बहुत, जब हमारे अदारे को हेड कर रहे थे, मैं जब आपका नाम लेता था तो बड़ी लोग इज़्ज़त करते। तो ये जो मुल्क में ये हालात जा रहे हैं, ये किस तरफ जा रहे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई साहब बहुत शुक्रिया आपके अल्फाज का, जो आपने इब्तदाई कलमात में मेरे बारे में जो कुछ कहा, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उसका। आप बराह रास्त आज के हालात पे आ गए हैं, लेकिन आपसे ज़्यादा मेरा ख़्याल है बाखबर कोई नहीं होगा, क्योंकि आप भी सियासतदानों से भी आपके राब्ते हैं, मौसल हलकों से भी आपके राब्ते हैं, मीडिया का भी एक बड़ा नाम है आप। तो आपसे कोई चीज़ पोशीदा नहीं होनी चाहिए कि आज के जो हालात हैं ये आज के हालात नहीं हैं, ये उन हालात का तसलसल हैं जो पिछले साल हर साल से चले आ रहे थे। ये जो खेती इस वक्त आपको पकी हुई नज़र आती है, चारों तरफ झाड़ियाँ नज़र आती हैं या कांटे नज़र आते हैं या कीकर के दरख्त नज़र आते हैं, तो ये रातों रात नहीं उगाए। ये वो फसल है जो पिछले 4 साल हमने बोई थी, जिसको हमने पानी लगाया, जिसमें हमने खाद डाली, जिसको हमने बारिशें बरसाई जिसके ऊपर। अब ये नताइज यहाँ तक हम भुगत रहे हैं। और इस वक्त की जो हुकूमत है या जो भी लोग हैं, मैं समझता हूँ कि वो एक फायर फाइटिंग कर रहे हैं। जिस तरह एक आग लगी होती है और फायर ब्रिगेड आता है और उसकी पहली तरजीह ये होती है कि इस आग को बुझाया जाए और जो बच गए हैं लोग उनको निकाला जाए। तो इसी तरह जिस वक्त इस हुकूमत ने चार्ज संभाला है, उस वक्त मुल्क के हालात आपकी निगाहों से पोशीदा नहीं है। आपके प्रोग्राम मैं सुनता रहता हूँ, और आपने उस वक्त आप जो बताते थे हमें कि मुल्क दिवालिया होने जा रहा है, इकानमी बैठ रही है, दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है, लोड शेडिंग फिर शुरू हो गई है, ये सारे मसाइल पैदा हो चुके थे। और मैं आपको पता है कि मैं सियासी तौर पर एक जमात से ताल्लुक़ रखने के बावजूद मैं कोशिश करता हूं कि मेरी बात में सियासी आलूदगी ज़्यादा ना हो और सच और हक बात कही जाए। मैं ये समझता हूं कि अगर ये इंटरवेंशन ना होती और ये मामला चलते रहते और पिछली हुकूमत चलती रहती, तो खुदा न खास्ता आज हम वहाँ खड़े होते जहाँ श्रीलंका पहुँच चुका है। आपको कोई ताकत, दुनिया की कोई ताकत दिवालिया होने से बचा नहीं सकती थी। अब मसाइल हैं, महंगाई है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, लोग परेशान हैं, लोड शेडिंग फिर लौट आई है, बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं। मेरे जैसे घर जो आपने देखा है, कई बार आप आ चुके हैं, छोटा सा घर है, 1 लाख रुपए का बिल मेरे घर का आया हुआ है। तो यही हाल हर आदमी का है। तो ये मसाइल हैं, लेकिन अब देखना ये होता है कि क्या इन मसाइल की वजह से कोई पार्टी, जैसे मुस्लिम लीग नून कह लें, वो अपनी सियासत को देखे, अपने वोट बैंक को देखे, अपने मफाद को देखे, या अपने सियासी मफाद को देखे, या फिर मुल्की और कौमी मफाद को देखे। लेकिन इरफान साहब, बात यह है कि इनसे हुआ तो कुछ नहीं है। वो भी आर्मी चीफ ही IMF से बात कर रहा है जी ना। जी। मकसूद है कि ना इमरान से कुछ हुआ ना इनसे कुछ हुआ। इमरान ने देखो ना, वो आप को गिरफ्तार किया
और इसी तरह और साफियों को किया, लेकिन जब आपको किया तो एक निराला सा समा था। और फिर वो खातून जज थी उस हाँ, वक्त भी, इत्तेफाक से वो भी खातून खातून जज। जज थी। लेकिन इनमें भी कोई कमी नहीं है। देखें, इनमें भी प्रॉब्लम जो है ना कि हमारे साथ इमरान ने बड़ा जुल्म किया। नवाज़ शरीफ के दौर में, नवाज़ शरीफ साहब के दौर में और पीपल पार्टी के दौर में मेरा मीडिया हाउस टॉप लिस्ट पे था, जी। अब भी मेरिट वाइज टॉप लिस्ट पे है। इमरान खान ने, फवाद चौधरी और शहबाज गिल ने, इन्होंने मुझे डाउन कर दिया, और शफकत जलील ने डाउन करने के बाद तीसरे चौथे नंबर पे ले गए बोल, और उनको चले गए। चलो उनको ले जाते, लेकिन मेरे साथ ज्यादती हुई। फिर मैं इमरान खान को मिलता भी रहा कई दफ़ा। मैं कसम पुरसी की हालत में फाइनेंशियली तौर पे मीडिया घर से चलाता रहा हूँ, 1 रुपया मुझे नहीं मिलता था बिजनेस का। वही वारदात इन्होंने जारी रखी है। या फिर ये इनकी आपस में मुखालफत होगी कि मैं नवाज शरीफ की तारीफ कर देता हूँ, तो वो मैं तो नवाज शरीफ की इसलिए करता हूँ तारीफ कि मेरे घर से मेरे बुजुर्गों चेयरमैन एनएचए थे, वो हमें बताते थे कि ये बंदे में कोई जी, जनरल हिदायतुल्लाह खान न्याजी, बड़ा नाम। वो बताते थे। वो कुदरती मेरे बेगम से, बेटी से उनको प्यार ज़्यादा था, मेरे घर ही रहते थे जितने देर। वो मैं तो ये बात करता हूँ कि उनके मुतल्लिक मुझे कोई ऐसी चीज़ जो जनरल हिदायत, जिसकी तारीफ जो 65 के हीरो सितारा जी जुर्रत हाँ। करते थे कि भाई इसमें कोई नहीं है, तो वो पता नहीं मुझे उस वजह से निशाना बना, अपना भाइयों की नहीं बनती, या इरफान साहब से नहीं बनती, या मुझे क्यों निशाना बनाया हुआ है। अब हमने तो कहा है कि हमारी पोजीशन रेस्टोर करो, जो नवाज शरीफ के दौर में थी वो रेस्टोर करो। आपके ये मसाइल जो हैं, ज़ाहिर है आपके चैनल के हवाले से या आपके अखबार के हवाले से हैं, जेन्युइन इश्यूज़ होते हैं, बाज़ औक़ात हक़ तलफ़ी होती है, और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि इस्तेकाक से ज़्यादा किसी को नवाज दिया जाता है। अगर ऐसी चीज़ है, मैं तो आपको पता है कि इन मामलात में दखील नहीं हूँ बराह रास्त, लेकिन आपने मुझ तक बात की है तो मैं इंशाल्लाह इसको देखूंगा, और जो मुतलका वज़ीर साहिबा हैं उनसे मिलके देखेंगे। देखो ना, इंशाल्लाह इमरान ज़्यादती- खान न ज़्यादती- बने ना, देखें, इनको ये इसमें कहें देखें, कि इमरान खान न बने। मेरा तो न्याय साहब उसूल ये है कि इन मामलात में सियासत नहीं आनी चाहिए। हमें ये देखना चाहिए, मैं कम से कम जो जानता हूँ, मैं आपके इस चैनल को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। इस मेरे हाथों में इसने हाँ, जन्म सब लिया, आपने बनाया है। मेरे हाथों में जन्म लिया है। आप कुछ वैल्यूज़ का ख्याल रखते हैं, आप एथिक्स का ख्याल रखते हैं। आपने हमारे पेमरा के कोड ऑफ कंडक्ट से पहले अपना एक कोड बना के नाफिज किया। हाँ बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बातें हैं। और आप सियासत में भी ना उस न्यूट्रल रहते हैं, ना न्यूट्रल उस इंतहा पे जाते हैं, न्यूट्रल रहते ना हैं। इस इंतहा। मैंने ये बात ज़रूर मैं करता हूँ कि अगर शहबाज की बजाय नवाज को प्राइम मिनिस्टर बना देते तो शायद कंपटीशन एक प्रॉपर आता। शहबाज साहब बहुत अच्छे आदमी होंगे, मेहनती होंगे, लेकिन अब नवाज शरीफ से तो नहीं मिल सकते ना। बस वो तो खैर एक अलग न्याय साहब है मसला। तो मैं प्रोग्राम में बात करता हूँ, ये मेरा थोड़ा सा एक जी कलमी है कि नहीं, मैं इन बातों से जायज़ कोई बात, नहीं, सच्ची बात करता हूँ। आपकी राय है, हाँ। और आज़ादी राय का एहतराम लाजिम है। किसी की राय की बुनियाद पर किसी को नवाज देना या किसी को सज़ा देना, मैं तो इन चीज़ों का कायल नहीं हूँ। और ये जो मामला आपने मेरे सामने उठाया है, इंशाल्लाह मैं मुतलका हलकों से इसको ज़रूर देखूँगा। हकीकत ये भी आपने आज मुझे नॉलेज दिया, मुझे नहीं याद था कि आपके होते हुई खतून जज थी। जज नहीं थी न्याय साहब, इत्तफाक की बात यह है कि वो खातून जज भी नहीं थी, कोई मैजिस्ट्रेट भी नहीं थी, कोई एडिशनल सेशन जज भी नहीं थी। वो एक असिस्टेंट कमिश्नर थी। वो एक असिस्टेंट कमिश्नर थी जो उस दिन जुडिशल मजिस्ट्रेट के इख्तियारात के साथ मुसल्ला होके वहाँ पे आई थी। यानी क्या ये हंसी की बातें हैं, मैं तो अब इनको नहीं दोहराता, मेरी ज़ात से इनका ताल्लुक़ है। आपका वक्त कीमती होता है, आपने बात छेड़ी है। वकला ने बताया जी कि ये जिस घर की बात और आपको मैं बताऊं कि मैंने छेड़ी नहीं, मैंने बताऊं कि हर इंटेलेक्चुअल ने, सीनियर बनते ने, जब ये जर्नलिज्म का एक दूसरे पे इल्ज़ाम शुरू हुए हैं ना, सबसे लोग जो बात करते थे ना, वो आप वाली पहले ले आते थे। चलो यारो दूसरे हैं, उन्होंने ये की होगी, गड़बड़ की होगी, लेकिन इरफान सदीकी पे तो शक नहीं कर सकते ना। इसमें न्याय साहब कोई शक जिसके घर अभी तक हमारी गाड़ी गैराज में नहीं खड़ी हो सकती, जगह ही गाड़ी खड़ी करने के लिए। आपसे तो मेरा एक ताल्लुक़ है और दोस्ती है, और बरस हो गए ना। उससे हट के भी मीडिया ने, आपको पता है, मेरा बड़ा साथ दिया।
वो जो मेरे नज़रिए के मुखालिफ थे उन्होंने भी साथ दिया, हत्ता कि ख़ुद पीटीआई के वज़रा हक्का बक्का थे कि जी हम क्या जवाब दें इस इक़दाम का। तो आप जिस खातून का जिक्र कर रहे हैं वो असिस्टेंट कमिश्नर थी, वो जज नहीं थी, मजिस्ट्रेट भी नहीं थी, कोई सेशन जज टाइप की चीज़ भी नहीं थी। लेकिन हैरत की और अफसोस की बात यह है कि आज खान साहब रैलियाँ भी निकाल रहे हैं, जलसे भी निकाल रहे हैं, एक जज खातून का नाम लेके उसे धमकियाँ भी दे रहे हैं। भाई आपके दौरे हुकूमत में एक वाक़या हुआ है, आपने कोई नोटिस लिया उसका? कोई लेकिन तहकीक? इरफान साहब अगर उसको गिरफ्तार होगा तो ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो जाएगा? सर बात ये चीज़ें हमें नहीं देखनी चाहिए। बात ये है कि खान साहब का अपना कौल है ना कि कानून सबके लिए बराबर है। मैं अगर ये यहाँ तो कहने के कौल होते हैं ना। नहीं कहने के हैं, खान साहब कह रहे हैं ना, तो कहें जी कि मुझ पे इसको इम्प्लीमेंट करें, मेरी ज़ात के ऊपर तो इम्प्लीमेंट करें ना। खान साहब आज तो बनीगाला बैठे हुए हैं, वो किसी कोर्ट पे भी नहीं जाते, कहते थे जी मुहासबा करो, उमर फ़ारूक के कुर्ते का हिसाब लिया गया था, मैं सबसे पहले हिसाब दूंगा। अब 8 साल केस चलता रहा फॉरेन फंडिंग का, आंख मचोली खेलते रहे, कभी इस अदालत कभी उस अदालत, कभी चलना ही नहीं दिया केस को। अब फैसला हुआ है तो कहते हैं जी कि ये बायस्ड है, ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये सियासी हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे उसूल ना वज़ा करें और ऐसी रिवायात ना बनाएं जो कल आपके रास्ते का पत्थर बन जाए। मैं नहीं कहता हूँ कि किसी के ख़िलाफ़ वो सलूक होना चाहिए जो मेरे साथ हुआ, मैं नहीं कहता हूँ कि खान साहब को वो इंसाफ मिले जो नवाज़ शरीफ को मिला, मैं नहीं कहता हूँ कि सिसिलियन माफिया वाले और गॉड फादर वाले जज खान साहब का फ़ैसला करें, मैं नहीं कहता हूँ कि कोई उस तरह की JIT बने इनके लिए, मैं नहीं कहता हूँ कि कोई मॉनिटरिंग जज बैठे और सरीना के शापर से फ़ैसले मंगा के सुना दें, मैं नहीं कहता हूँ। मैं कहता हूँ इनको साफ सच्चा खरा इस्लामी इंसाफ मिलना चाहिए और जो जुर्म किया है तो उसकी सज़ा होनी चाहिए। दानियाल ने अगर कोई गलत बात की तो वो नाअहल हो गया 5 साल के लिए, तलाल ने कोई जुमला कहा तो वो नाअहल हो गया जी, निहाल हाशमी ने कहा तो वो तो सेनेटर भी शिप भी गई और नाअहल भी हो गया। ये कोई आसमान से उतरे हुए हैं? उन्हीं उसूलों पे परखा जाएगा। पाकिस्तान में तो ये रिवाज नहीं है ना कि हर के लिए कानून है। अब नवाज शरीफ का देखें ना, पनामा में 344 बंदे थे। ये कहाँ है वो, कहाँ है वो? सारे फिर रहे, सारे कोई मिनिस्टर हैं थे, कोई वो है सेनेटर है। तो कहने का मतलब ये है कि खान साहब कानून का सामना करें। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती, मुझे सियासत की समझ नहीं आई काफ़ी अरसे से। वो आप समझा सकते हैं, ये अरबों रुपया जब जलसों से खर्च करते हैं तो जो इन्वेस्टर खर्च कर रहे होते हैं, क्या वो 10 गुना पैसे नहीं बनाते होंगे? नहीं साहब, दोनों पार्टियों को मैं कह रहा हूँ। आप मेरा ख्याल है कि बहुत कुछ जानते हैं और समझते हैं, तो फिर क्यों नहीं आप उन इन्वेस्टर्स को क्यों नहीं रोकते? देखिए ना, आप माजी को भी देख लें। अभी तो आपके सामने एक जमात का कटा चटा सिर्फ 3 सालों का आया है, 2013 तक का आया है, 2013 से 2022 तक 9 साल हैं और उनमें पौने 4 साल की हुकूमत भी है। इस दौरान कितने फंड्स आए, किस किस को नहीं, इन्वेस्टर जो पैसा लगाते हैं, मैं वही कह रहा हूँ, हाउसिंग सोसाइटियों वाले जो अरबों खरबों के होते हैं ना, आप सिर्फ ये 8-10 आदमी देख लें मेन इन्वेस्टरों के कि जी ये पैसा देने वाले हैं, और फिर देख लें कि इनसे फ़ायदा उठाने वाले कौन, सारी तस्वीर आपके सामने आ जाएगी। परवेज़ इलाही रात को 2 दफ़ा आया हेलीकॉप्टर मलिक रियाज के। चलें, वो तो अब आपका मामला है या किसी और का मामला है। नहीं, मामला पाकिस्तान का है। जब इन्वेस्टर्स को आप पैसा खर्च कराएंगे तो उसके लिए आउट ऑफ वे आपको जाना पड़ेगा। जो भी इन्वेस्टर होगा, परवेज़ इलाही मेहनती आदमी है, लेकिन उसने वो जो सुनी है उसने तरदीद नहीं की कि 2 रात को आया, दोनों जहाज उसी, तो जो हेलीकॉप्टर देगा वो अपने पैसे पूरे नहीं करेगा। जी, हम मफादात तो उठाते हैं। कल का जो जलसा था हाजी अमजद और बैरिए वाले का, वो इंतज़ाम किए हुआ था लियाकत बाग में, हाजी अमजद के बोर्ड लगे हुए थे, वो बैरिए वाले के वाइस प्रेसिडेंट है बैरिया का, तो क्या वो अपना काम सीधा नहीं कराएंगे? अब कोई कल लियाकत बाग की जो तहकीकी स्टोरी करे ना, तहकीकी स्टोरी हम तो रोज़ाना कहते हैं, मेरे तो सारे खिलाफ है। मैं कहता हूँ सच्ची बात प्रोग्राम जा ख़त्म कर दूँ। बात सच्ची यही है कि बहुत हालात ठीक नहीं है और आप मियाँ साहब को बुलाएं, और मियाँ साहब क्यों नहीं आ रहे, आप उनके साथ अभी रहें।
मियाँ साहब से मेरी मुलाकातें हुई हैं, एक से ज़्यादा मुलाकातें हुई हैं, और मियाँ साहब बिल्कुल आने के लिए तैयार हैं, और मैंने पहले भी कहा है कि शायद आपको बहुत ज़्यादा उनके लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। ये शायद महीनों की बात भी ना हो और हफ्तों की बात हो। चंद चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह हैं जो मैं आपके प्रोग्राम में कह सकता हूँ। उन्होंने आना है, उन्होंने जल्द आना है, उन्होंने सियासत में पूरी पूरी क़ुव्वत के साथ हिस्सा लेना है, पूरी क़ुव्वत के साथ इंतखाबी मुहिम में जाना है, और पूरी क़ुव्वत के साथ अपना एक सियासी रोल और किरदार अदा करना है। वो कोई गोशा नशीनी के लिए वापस नहीं आ रहे हैं। लिहाजा ये तमाम चीज़ें तय हैं। सिर्फ अब मेरा ख्याल है चंद दिनों का या एक दो हफ्तों का आप इंतज़ार कर लें। नवाज़ शरीफ जैसे शख्स को आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और मैं तो जो पिछले 15-20 साल से उनके साथ हूँ, वो उन लोगों में से हैं जो अपने घर से बाहर या ख़ास तौर पर वतन से बाहर उनके लिए एक एक दिन बड़ा बोझल होता है, बड़ा भारी होता है। वो हर रोज़ ये सोचते हैं कि यार मैं कब अपने वतन वापस। जद्दा में भी उनकी यही कैफियत थी, लंदन में भी उनकी यही कैफियत। वो मर्ज़ी से, ख्वाहिश से, खुशदिली से वहाँ नहीं बैठे हुए। चंद चीज़ों को वो देख रहे हैं, कुछ उनके अदालती मामलात हैं, सियासी मामलात हैं, और वो अनकरीब इंशाल्लाह वापस आने का इरादा रखते हैं। तो लीड वही करेंगे, बिल्कुल जाहिर है कि और अगर वो लीड नहीं करेंगे तो नून लीग का कुबाड़ा हो जाएगा। नहीं, इसमें देखना, हमेशा हमेशा माजी में भी मियाँ साहब ही लीड करते रहे हैं सियासी कैंपेन को। बाकी बेशुमार काम होते हैं एक सियासी जमात के, तंजीम होती है, वर्कर्स से रब्ता होते हैं, उम्मीदवारों से के चुनाव में मदद देनी है, तो वो उनकी टीम होगी। शहबाज साहब का भी अपना एक रोल होगा, मरियम का भी अपना एक रोल होगा, सबका एक रोल होगा। बट देखो, लीडरशिप जो है बड़ी वो बड़ी सोबरनेस, अगर वो तकरीरें करेंगे ना, तो एक एग्जांपल मैंने तो उनकी सारी स्पीचें सुनी बड़े गौर से। अब जिस तरह शहबाज शरीफ साहब शुरू हो गए जी जरदारी को लटका देंगे, इमरान खान शुरू हो गए जी वो चूपा पालिश या फलाना फलाना न्याजी ये वो, तो वो जो है नवाज शरीफ ने, जरदारी का भी यही हाल है। नवाज शरीफ साहब ने कभी किसी के मुतल्लिक गलत ज़बान इस्तेमाल नहीं वो ये जब ये फिर एक नई ट्रेडिशन शुरू हो जाएगी ना कि वो भी सियासतदान है। हम तो पुरानी चीज़ें बताते हैं, लेकिन शायद वो जब बात करें तो फिर लोगों को असर हो, क्योंकि अभी तो गाली देते हैं एक दूसरे को। हाँ जी, सही कहते हैं। कितने आलूदा, कितनी आपने अच्छी बात की कि जो आलूदगी की सियासत है उससे, तो ये तो सारी सियासती आलूदगी की भरी हुई है। सियासत आलूदगी की है, इसमें गंदगी आ गई है, लबो लहजा ख़राब हो गया है। एक दूसरे के खिलाफ इतना बड़ा झूठ मार देना जिसकी बुनियादी ना हो, कि फ़लाँ अरबों खा गया जी फ़लाँ। खब देखें मुशर्रफ का दौर आपने देखा है, एक आदमी मुशर्रफ की पूरी उस एहतसाब की चक्की से निकला है, उससे कुछ नहीं मिला। आपने 4 साल तक पूरी चक्की पीस, आपका कोई काम ही नहीं था। आप सुबह बैठते थे, नवाज शरीफ की कोई नई चीज़ लाए हो, उनसे पूछते थे, उसका पंखा उतारा है, उसका एसी बंद किया है। नहीं, वो एक और मुझे नहीं समझ आती। मैं खान साहब से ही, एजाज साहब से ही मेरा सवाल था। इमरान खान एक रीतत बंदा है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती कि 4 सालों में मैं कौन से काम की उसकी तारीफ़ करूँ। चलो उसकी तो मोटरवे की तारीफ कर देते हो, हाँ मकसूद मोटरवे की तारीफ कर देते हैं। चलो शहबाज की ये है कि इसने 3-4 ऐसे हॉस्पिटल बना दिए, पिंडी में भी मेहनती और कमिटेड आदमी है। मकसूद है उसके कौन से काम, मुझे नहीं समझ आ रही कि कौन से काम की तारीफ करें। काम ही हमें दे ना ग्राउंड पे जिसकी हम तारीफ कर सकें। बस अगर मकसूद ये आपके सामने नहीं, मैंने तो ये उदयन एजाज साहब को कहा है कि जिसको हम प्रोजेक्ट करते हैं, अच्छा इमरान उसके पास तो है नवाज शरीफ के साथ मोटरवे कल्चर, उसी ने दिया। देखे ना, नवाज शरीफ निकले, जीटी रोड पे गए, उन्होंने बात की, मोटरवेज़ की बात की, उन्होंने कहा हमने दहशतगर्दी 5 साल में ख़त्म कर दी। उन्होंने कहा जी कि हम रोशनियाँ वापस ले आए हैं, लोड शेडिंग का ख़ात्मा कर दिया है, दुनिया से ताल्लुकात बेहतर कर लिए। देखें ना, मियाँ साहब आते हैं तो आप फाटिफ की ब्लैक लिस्ट में लुढ़कने वाले थे, जाने वाले थे। फिर मियाँ साहब के दौर में आप चले गए ग्रे में, ग्रे से वो वाइट पे छोड़ के गए हैं। जिस दिन नवाज शरीफ जाता है आप वाइट लिस्ट के अंदर थे। तो आप जनरल बाजवा की शुक्रिया तो अदा करें ना कि उसने IMF में इंटरवीन किया। देखें जी, मैं ज़ातियात में नहीं जाता, लेकिन नहीं उसने टेलीफोन किया। मैं गुजारिश करता हूँ 3-4 दफ़ा। हमारे मुल्क की सियासत के अंदर और मुल्क के निज़ाम के अंदर अफवाज का एक रोल है।
और जो भी हमारा सिपा सालार होता है इंक्लूडिंग बाजवा साहब, उनके अच्छे रवाबित होते हैं। चंद एक ममालिक के साथ, मिसल सऊदी अरब के साथ अच्छा रबता होता है, इमारात के साथ अच्छा रबता होता है। इवन अमेरिका में हमारी जो मुफस्सला अफवाज हैं उनकी सुनवाई ज़्यादा बेहतर होती है। चाइना के साथ अच्छा रबता रहता है। तो गुड ऑफिस को मुल्क के लिए, रियासत के लिए, पाकिस्तान के मफाद के लिए इस्तेमाल करना अच्छी बात है। वो कोई भी करे अपनी कैपेसिटी में। मेरे बस में जो है मैं करूं, और आर्मी चीफ के बस में तो बहुत कुछ होता है। अगर वो करते हैं तो ये खुशी की बात है, और यकीनन उसकी दाद देनी चाहिए। की है। जी जी बिल्कुल, मुझे मालूम। छोटा सा वक्फा लेते हैं। नाज़रीन, इरफान साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, और हमारे साथ कमल शाह साहब भी हैं, क्योंकि ताज़ा मौजू पे बात हो रही है, और वो इलेक्शन कमीशन में सेक्रेटरी भी रहे और इलेक्शन के एक्सपर्ट भी हैं और हालात के एक्सपर्ट भी हैं। क्यों कमल शाह साहब? माशाल्लाह, बिल्कुल सही कहा। हालात के ही एक्सपर्ट हैं। और आप क्या कहेंगे, ये जो इलेक्शन है, जिस तरह वो दिन ही मैं आपको बता रहा था कि नवाज़ शरीफ अगर इलेक्शन में होगा तो को मुकाबले के इम्कानात पैदा हो जाएंगे, तो आप क्या अभी तक इरफान साहब चूँकि वहाँ नवाज़ साहब के साथ रहे, तो मैं इनसे यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप जो ये अभी लंदन से आए, तो भाई क्या उन्होंने जल्दी आना है या देर से आना है या क्या करना है? नहीं, जिस तरह से इमरान खान ने माहौल को गरमा दिया है, एक पब्लिक के अंदर नौजवानों में एक शौर पैदा कर दिया। हमें उनकी पॉलिसी से इख्तलाफ है, उनकी गुफ्तगू से इख्तलाफ है, उनका जो तरीक़ेकार है या इस्टेब्लिशमेंट के बारे में जो उनका नुक्ता नज़र है उससे हमें इख्तलाफ है। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि आवाम के अंदर उनका वोट बैंक में तो बहुत इजाफा हो गया, और उनकी स्टेट पावर भी बड़ी मजबूत हो गई है, बड़ी फाल हो गई है। नौजवानों ने उनकी स्टेटमेंट को, बयानियों को तस्लीम कर लिया है। एक मेरा अपना ख्याल ये है कि नवाज शरीफ साहब उनका इंतखाबी जंग में, इंतखाबी दंगल में उनका मुकाबला नहीं कर सके। तो बहुत बड़ी उन्होंने इस अंदाज से लोगों में ये बात जहन नशीन करा दी है कि इनका जो दौर था हुकूमत का वो गुड गवर्नेंस नहीं थी। तो गुड गवर्नेंस ही कहना चाहिए, जो वो जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो हम नहीं कहेंगे। लेकिन बहरहाल उन्होंने ऐसी अवामी लैंग्वेज में बात करके आवाम में ये बता दिया है कि जनाब पाकिस्तान का जो माशी बदहाली हुई है वो माजी की हुकूमतों की बैड गवर्नेंस की वजह से या करप्शन की वजह से, मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से हुई। उसमें उनका अपना नुक्ता नज़र है, लेकिन हमें इख्तलाफ है उनकी बातों का। इनका भी 3.5 साल का जो दौर था इमरान खान का, वो कोई मिसाल ही नहीं था, वो बैड गवर्नेंस की मिसाल थी। कोई ऐसी बात, मैं पहले कह रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको हम ले के बैठे हैं, जिस तरह नवाज शरीफ की बाद औकात बंदा ले बैठता है जी मोटरवे कल्चर दे दिया, या कोई ऐसी बात नहीं है जिसको बंदा बयान कर सके। नहीं, इमरान अब नवाज शरीफ के पास कोई ऐसा स्टेटमेंट रहा नहीं। अगर वो हुकूमत में ना आते तो फिर उनका स्टेटमेंट बहुत वजनी था। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ भी माहौल गरमाने की कोशिश की थी नवाज शरीफ साहब ने, लेकिन जब ये जो हुकूमत में शामिल हो गए तो उससे उनका सारा जो था एक सिस्टम या उनका नज़रिया वो ख़त्म हो गया। आप देख रहे हैं इमरान खान खुली ज़बान में इस्तेमाल कर रहे हैं, अदलिया को भी बुरा बुरा कह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के बारे में जो उनके इंतहाई मज़ाक़ खेज़ उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किए, जो उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन जारी कर दिया। परसों उन्होंने एक खातून जज है उसके बारे में जो जुमले अदा किए, तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उन्होंने इसके ऊपर एक्शन ले लिया। तो वो तो बचने, तो मैं तो कह रहा हूँ कि अपनी जज्बातियत में आके उनका अब इर्द गिर्द इरा तंग हो गया है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी खड़ी हो गई है। उन्होंने कहा जी हम अपनी महतायत अदालत की जो जज है उनके साथ खड़े हैं। तो ये सारे मामला बड़े गौर व खोज किए जाएगा। इलेक्शन में पाकिस्तान ने जो 30 अगस्त को जो नोटिस जारी किया है कंटेम्प्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन, वो बहुत ही अहम है। आप पढ़ें जरा उसको, आप मेरे पास उसकी सारी कापी मौजूद है, जिसमें उन्होंने जो गालियाँ दी इमरान खान साहब ने चीफ इलेक्शन कमीशन को, मेंबर इलेक्शन कमीशन को, गालियाँ भी साथ उन्होंने उर्दू में उसके पहरे का हिस्सा बना दिया। अगर ये गालियाँ निकाली उन्होंने, वो ऑडियो वीडियो कैमरा सारे रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सारे साथ है और साथ लगाइए डॉक्यूमेंट्स, वो जो उसके बाद वो सजा देंगे, सजा तो उन्हें देनी है। उनके पास इलेक्शन एक्ट 2010 का सेक्शन 10 जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उस पर लिखा गया अगर कोई शख्स, कोई पार्टी या कोई इंडिविजुअल अगर इनको कोई तज़लील करे, तजलील करे
तो वो कंटेम्प्ट में आते हैं। वही का इख्तियारात हैं जो हाई कोर्ट के जज के बराबर है, सेक्शन आर्टिकल 204 के तहत है। और सेक्शन एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है ऑर्डिनेंस 2003। उसकी इंटरप्रिटेशन बड़ी ख़तरनाक है। उसमें लिखा है कि वो उनको सज़ा दे सकते हैं, 5 साल की सज़ा भी दे सकते हैं, 3 साल की भी दे सकते हैं, और टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट भी दे सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें यानी ये जो इलेक्शन कमीशन के बारे में इमरान खान ने बात की है, तो उसमें उनको 5 साल सज़ा भी हो सकती है। जनाब, उनको तो इलेक्शन कमीशन का एक मेंबर, सारे मेंबर जो हैं वो सारा बड़ी कोशिश, बड़ी मेहनत से उन्होंने केस तैयार किया है। मैंने आज तक ऐसा कंटेम्प्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नहीं पढ़ा। इतना ज़्यादा शदीद उन्होंने सारी चीज़ें लिख दिया। जो उनके खिलाफ गालियाँ देते रहे ना इमरान खान साहब, माँ बहन की, कमीना, कुत्ते का बच्चा, ये वो, लेना देना, वो सारी बातें उन्होंने उसमें नोटिस में। हालांकि वो मेरा भी दोस्त है, आपका भी दोस्त है, वो बड़ा शरीफ आदमी है, बहुत शरीफ आदमी, थोड़ा जेंटलमैन आदमी है। मैंने इसलिए मैंने जब बात की वाला हुआ। हाँ, इरफान साहब आपके साथ बात करें जी। बात अच्छा जी, इरफान साहब से पूछें। अस्सलाम वालेकुम कंवर साहब, क्या हाल हैं? बहुत मेहरबानी जनाब। अच्छा, सिर्फ ये छोटी सी एक चीज़ मुझे पूछना थी। ये तो वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियारात हैं और आप बड़ा एजुकेट करते रहते हैं, मैं सुनता रहता हूँ आपको। सिर्फ ये खलिश दूर करें कि जब इलेक्शन कमीशन एक फ़ैसला देता है कंटेम्प्ट में, तो उसकी अपील कहाँ जाती है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। हाई कोर्ट बीच में नहीं आती? नहीं, आप तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएगी। अच्छा अच्छा, ठीक है, बस मैं यही सवाल पूछना था आपसे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। कमर साहब, हम जा किधर रहे हैं? क्वेश्चन ये है कि हम इकानमी में हमारा बेड़ा गर्क हो रहा है, गैर यकीनी सूरत हाल दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, सियासतदान इस चीज़ को समझ नहीं रहे। मेरे पास उस दिन गयासुद्दीन आए तो मैं उनको किस्सा सुना रहा था कि जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने मुझे कहा था और शौकत अजीज़ आएंगे, मेरा उस टाइम मेलोडी में अखबार होता था, रोज़नामा पाकिस्तान, रूबरू प्रोग्राम अखबार में मैं करता था। मैंने प्रोग्राम किया तो कुछ दिनों बाद वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो गयासुद्दीन साहब को मैं कह रहा था कि वो आपने अभी चार्टर ऑफ इकानमी लेके आपने केयरटेकर गवर्नमेंट में जो है, या कोई प्राइम मिनिस्टर तो आप नहीं बन रहे कि इकानमी को ठीक करें। एक क्लिप दिखाना इरफान साहब को और कमर शाह साहब को। चार्टर ऑफ इकोनॉमी एक ऐसी चीज़ है जो कि ज़रूर स्टेयर हो सकती है आपकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल पर, और उसकी वजह ये है, उसके अंडर उसकी वजह ये है कि नेशनल सिक्योरिटी का एक अहम सतून अब आपकी इकोनॉमी है। तो अब इकोनॉमी अगर हम मानते हैं, तस्लीम करते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी का एक अहम सतून है, तो फिर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एक आपके पास बॉडी है जिसके जो विच इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, और उसमें जो आपके रेलेवेंट मिनिस्टर्स हैं वो शामिल हैं, और उसमें आपकी कुछ सर्विसेज चीफ्स भी शामिल हैं। तो एक बॉडी जो बनी हुई है उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। के साथ पॉलिटिकल सिस्टम बिल्कुल लाजिम हमारे है। अगर आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी अलहदा भी बना लें, सिक्योरिटी काउंसिल के अंडर भी कर दें, तो फिर भी आपको पार्लियामेंट में लॉ मेकिंग के लिए जाना होगा। जी बिल्कुल, और उसको प्रॉपर जो भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो फॉलो करना चाहिए। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल भी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो इट्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, तो वो बिल्कुल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है। आई थिंक कि वक्त अब ये आ गया है कि हम फोकस अपना इकोनॉमी पे लाएं, और जो स्टेप्स हमें लेने हैं अगले कुछ सालों में, उनको हम एक चार्टर बनाएं या कुछ कहें उसको, और वो हमें फॉलो करने चाहिए रिगार्डलेस ऑफ के कौन गवर्नमेंट है। और ये दुनिया में हमें मिसालें मिलेंगी, बांग्लादेश एक मिसाल है। आप ये नहीं देखते कि ओवरसीज़ या फॉरेन इन्वेस्टर हमारे मुल्क में सिक्योरिटी के हालात, गैर यकीनी सूरत हाल, ये जितने तक ठीक नहीं होती तो बाहर की कंपनियां इन्वेस्टमेंट के लिए आएंगी?
देखिए जी, बाहर की कंपनियां और जिस चेंबर को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, ओवरसीज इन्वेस्टर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हम सर्वेस कराते हैं अपनी मेंबर कंपनी से। तो उसके अंदर जो हमेशा सबसे एक चीज़ जो नज़र आती है वो ये आती है कि कंसिस्टेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर डिफरेंट इंडस्ट्रीज़, ये बहुत ज़रूरी है। जब तक मुल्क के अंदर डिफरेंट सेक्टर्स में पॉलिसी फ्रेमवर्क या लॉन्ग टर्म पॉलिसी मौजूद नहीं होगी और उसमें इन्वेस्टर को कंसिस्टेंसी नहीं नज़र आएगी, तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ाना मुश्किल है। इसके अलावा फिर ज़ाहिरी बात है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, सिक्योरिटी कुछ कंसर्न्स हैं, लेकिन जो मेन अगर आप समझें जो कंसर्न आता है वो एक कंसिस्टेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क का आता है, और इस पे हमें ज़रूर काम करना होगा। और जिस चार्टर ऑफ इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं उसके अंदर एक जो मेजर एरिया है वो यही है कि हमारे मुल्क में इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो और डिफरेंट सेक्टर्स को गवर्न करने के लिए पॉलिसीज़ हो, भले वो फर्टिलाइज़र हो, पावर हो, ऑटोज़ हो, पेट्रोकेमिकल्स हो, ENP हो, हमें ये इसकी सख्त ज़रूरत है। असद उमर हमारे पास क्यों फेल हो गया? हमने तो यही एंग्रो का नाम ही सुन के कि उसने उधर काम किया है और फाइनेंस मामलात जो है बड़े बेहतर तरीके से चलाएंगे। क्या सियासत और मुआशियत का कोई जोड़ नहीं है, इस वजह से फेल हो गया? नहीं जी, देखिए, मैं मुनासिब नहीं होगा कि मैं उस पर कमेंट करूं। मैं ये ज़रूर आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से बताना चाहूँगा कि जो एंग्रो की ग्रोथ हुई है पिछले 15 से 20 साल में, उसमें असद उमर साहब ने एक बहुत ही कलीदी किरदार अदा किया है। वो कंपनी को लीड कर रहे थे 2003 ऑनवर्ड्स। तो आज जो हम देख रहे हैं सक्सेस एंग्रो की, उसमें असद साहब का बहुत बड़ा रोल है। जी, कमर शाह साहब, मेरा ख्याल है इस पर मैंने पहले ही आपसे बात की थी कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी के पे जो बात हो रही है, जहाँ इरफान साहब भी बैठे हैं, क्या ये प्रैक्टिकल होगा कि उसको सिक्योरिटी काउंसिल के अंडर कर दिया जाए? नहीं, उनका बड़ा अहम बात यह है कि जैसे हमारे दोस्त बैठते हैं तो मैं उनकी बड़ी अच्छा मुझे आपको किया ना, मुझे उसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जो हुकूमत भी बड़ी जो है इस वक्त जो स्टेटमेंट दे रही है या उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहती है इमरान खान के, वो भी मजाक खेजी है। अब इमरान खान साहब ने अगर IG पुलिस पंजाब जो है इस्लामाबाद को या DIG को बुरा भला कहा तो ब्यूरोक्रेटी को बुरा भला कहने में कोई हर्ज नहीं है। आप पुलिस को बुरा भला कहें, उनको धमकियाँ भी दे सकते हैं क्योंकि उनका ज़ाहिर पब्लिक के साथ कंटेक्ट होता है। तो वो दहशतगर्दी नहीं लगती उनके साथ, दहशतगर्दी नहीं लगनी थी, लगनी नहीं चाहिए थी। वो एक कंटेम्प्ट कोर्ट था। वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक्शन ले लिया कि उनकी जो सेशन जज थी उनके खिलाफ उन्होंने बात की, मैं तुम्हें देख लूँगा, मैं तुम्हारे खिलाफ केस करूँगा। जैसे जो बात लैंग्वेज ठीक नहीं थी उसको। इरफान साहब, ये आप बताएं, वो आवाज़ थोड़ा सा हो, ये आप बताएं कि ये जिस तरह कमर शाह साहब कह रहे हैं कि ये इश्यूज़ हैं कि अब इलेक्शन कमीशन में वो ऐसी बातें कर गया है कि वो जो माफ़ी उनकी कोई नहीं है, जिस तरह कमर शाह साहब फरमा रहे हैं कि वो बड़े सख्त जुर्म है इस किस्म का, और जिस तरह उन्होंने वो केस तैयार किया, उन्होंने पढ़ा, तो इसमें क्या सूरत हाल क्या निकलेगी? इलेक्शन क्या आप देखते हैं नवंबर के बाद इलेक्शन अपने पीरियड पे पूरे होंगे? फिर इलेक्शन किस तरह होंगे और कैसे होंगे? उनमें ये जो बंदा हारेगा कहेगा जी दूसरे ने धांधली की है, फिर पुराना किस्सा होगा। ये तो हमेशा ही कहते रहे हैं, हारने वाले कहते रहे हैं, और खान साहब ने ये रिवायत डाली है कि अगर वो हार जाएं तो धांधली है शदीद किस्म दोनों पार्टियों की, तीनों चारों की। देखिए ना, एक्सेप्ट करते रहे ना माजी में लोग, माजी में किसी ने इलेक्शन मरियम ने मेरी गुजारिश ये सुने कि 73 के बाद, आइन के बाद इलेक्शन होते रहे ना, गाए होते रहे। 88 में हुए, ज़ियाउल हक साहब के दौर में 85 में हुए, 93 में हुए, फिर 97 में हुए, फिर, लेकिन किसी ने ये नहीं किया कि यहाँ 4 महीने के लिए आके बैठ जाए और धरना दे ले और गाली गलौज शुरू कर दे। इख्तलाफ होता था जी, धांधली होगी, नहीं हुई, ये हुई। तो इसलिए जब हम जनरलाइज कर देते हैं ना जी कि सारे ऐसे करते रहे, किसी ने नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इलेक्शन से पहले बहुत सी चीज़ें दाएं बाएं होनी हैं।
अब अगर ख़ान साहब का ख़्याल ये है कि नाअहली मेरे लिए नहीं बनी, उम्र भर के लिए सियासत से बेदखली मेरे लिए नहीं बनी, ये नवाज़ शरीफ के लिए बनी है, ये किसी और के लिए बनी है, मैं चाहे जो मर्ज़ी गाली जज का नाम लेके दे डालूं या मैं पूरी इंतज़ामिया को चैलेंज करूं, मुझे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। देखिए ना, उनके रुफ़का के बयान आप सुनते हैं कि नहीं तो ये जो लंगर गप है कि नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि जी मुझे ही NRO दे दे, माफ़ कर दे इमरान खान। नवाज शरीफ NRO का आदमी नहीं है। नवाज शरीफ अगर इतना NRO का आदमी होता तो जिस दिन जर्नैल उसके पास गए हैं वज़ीर आज़म हाउस के अंदर और कहा कि यहाँ साइन कर दो और आप फारिग हो जाओगे, कुछ नहीं कहेंगे, उसने कहा नहीं करूँगा। वो जहाँ चकलाला की एक बैरक में आधी रात के वक्त 4 जर्नैल गए हैं और एक कागज़ यूँ रखा है तो उसने कहा नो ऑन माई डेड बॉडी। ये वो लोग वो नहीं कह सकते। इनसे कहिएगा ना कि किसी दिन कहें, अभी तो अल्लाह ना करे कि इन पे कोई ऐसा वक्त है। इन्होंने कहाँ देखा है वो लम्हा लांडी जेल कहाँ है और अटक का कला कहाँ है और हथकड़ियाँ बंधी हुई हैं और जंजीर जो है वो लटक आके अपने जहाज़ की सीट से बांधी हुई है और ज़मीन के मियाँ साहब ने ख़ुद मुझे बताया, कहने लगे जिस दिन मैं आया हूँ, मैंने कहा जी रात कैसे गुजरी, जब अगले दिन मेरी मुलाकात हुई उनसे, कहने लगे कोई नहीं, ज़मीन पे उन्होंने डाल दिया तो मैं सो गया। इनको क्या पता जेलें क्या होती हैं। अब देखें ना 15 दिन 12 दिन से आप शहबाज गिल साहब को कभी इस पलंग पे हैं, कभी उसमें हैं और कभी। अच्छा, ये कमल शाह साहब, ये लोग पता नहीं क्यों, मुझे तो तारस आता है लेकिन लोगों को शहबाज गिल पे खुश होते हैं लोग कि इसके साथ कुछ हो रहा है। इसकी रीज़न का मुझे नहीं समझ आई। हो तो रहा है उसके साथ कुछ, लेकिन किसी के साथ कुछ गड़बड़ होती है, सख्ती होती है तो लोग परेशान होते हैं। इसकी वजह से कोई बंदा परेशान नज़र नहीं आता, इसकी वजह क्या है? नहीं, शहबाज गिल ने बड़ी खूबसूरत एक्टिंग की है, बहुत ड्रामा के साथ किया उसने। जिस अंदाज से वो अदालत में पेश हुआ है, बड़ी ड्रामाबाजी, और इसके बाद चीखे पुकारें, रोना पीटना, और वो वापस फिल्म में गए ठीक ठाक हो गए, अच्छे बड़े कीड़े खा रहे हैं। तो ये उन्होंने बहुत बड़ी ड्रामाबाजी की। लेकिन उनके पास सबसे बड़ी अहम बात है, पुलिस से गलती ये हुई कि जब उन्होंने उसको अरेस्ट किया बनी गाला की चौक पर, तो गाड़ी समेत ही उसको थाने ले आते कोसार में। वहीं लैपटॉप भी था, उसका मोबाइल टेलीफोन भी था, और तमाम ड्राइवर के वहाँ ले आते। बाकी चीज़ें लैपटॉप और तमाम ले है वो सेल वगैरह जो भी मोबाइल वगैरह वो ले कर ड्राइवर को छोड़ देते, गाड़ी को छोड़ देते। वो भी उन्होंने कच्चा हाथ डाला, बड़ी दानिशमंदी के साथ उसको अरेस्ट नहीं किया। उससे उन्होंने फ़ायदा उठा लिया। पीछे ज़ाहिर इमरान खान ने भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी उसकी हमायत शुरू कर दी। तो ये सारी बातें जो ड्रामाबाजी थी, वो ड्रामाबाजी में आज वो कामयाबी हो गया, वापस भी चला गया हफ्ता खेल कर। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी तो वो सुबह 2 दिन के लिए रिमांड दिया है। वो इतना दबाव डालते हैं पुलिस पर, और हमारी अदलिया ने भी कहा है कि ये जज बनाएंगे, इंक्वायरी करेंगे, जस्टिस को देखेंगे। तो सब उस पर ज़्यादा तशद्दुद वाली तो दूर की बात है, वो हल्की फुल्की बातें करके छोड़ देंगे 2 दिन के बाद। उसके बाद केस चले, लेकिन केस चलेगा बगावत का, केस चलेगा सिटिएशन का, सजाए उम्र कैद का सजा मिलेगी। ये बात ठीक है, जमानत नहीं होनी, उसकी सजा तो उसको मिलनी है। जिस अंदाज से उसने ARY में बैठ कर बात की है, तो पूरी आर्मी को उससे जो है वो एक ज़मीन पोस्ट करने की कोशिश की कि आप हुक्म ना माने। तो बहुत बड़ी गद्दारी की है उसने, बगावत की है। उस बगावत का केस तो हमारी हाई कोर्ट ने भी सुना है, अदालत ने भी सुना है। ये तो एक तरफ बात नहीं, आप इसका क्या हल, इरफान साहब भी बैठे हैं, आप इसका हल क्या देखते हैं कि इलेक्शन हो जल्दी हो जाए? इलेक्शन भी हल तो है, इलेक्शन हो जाए तो हल है कि आप ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करा लें। और वो चलो एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी करते हैं तो एक चलो ख्वाहिश, लेकिन इलेक्शन कराते हैं तो आवाम का जो इस टाइम रिदम है या आवाम के जो जज्बात हैं वो इमरान के साथ खड़े होंगे। हाँ, इमरान डिसक्वालीफाई हो जाता है तो फिर शायद तो सूरत हाल और हो जाए। नहीं, इमरान खान में नहायदी तो बहुत करीब पहुँच चुकी है उनकी। एक तो हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 माफ़ी मांगने में तो इमरान खान साहब के बड़ी मसाले हैं। इलेक्शन में भी 4 दफ़ा माफ़ी मांगी है, वो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 3 दफ़ा मांगी है जस्टिस खान के सामने, इलेक्शन कमीशन के सामने 4 दफ़ा माफ़ी मांगी है, बाकायदा हाथ जोड़। नहीं तो इरफान साहब, अगर फॉर एग्जांपल इमरान डिसक्वालीफाई नहीं होता, इलेक्शन होते हैं, तारीक इंसाफ को तो कोई वोट नहीं देगा, इमरान की ज़ात कोई वोट लोग देते हैं, जो अभी इमरान का बयानिया है, या इमरान के शायद अपने बंदे हर वक्त साजिश करते होंगे कि -1 हो जाए। और
तो फिर इलेक्शन का कोई, क्योंकि इलेक्शन में तो ज़्यादा नज़र आ रहा है ना, क्योंकि अभी देखो ना MQM और उनका मुकाबला जो हुआ है तहरीक इंसाफ का, तो 3-4 पार्टियां मिली हुई थी, तहरीक इंसाफ का बंदा जीत गया। न्याय साहब, उसमें बीसियों असबाब होते हैं, पोलिंग नहीं हुई, लोग नहीं निकले, लेकिन इन चीज़ों को छोड़ दें। मैं ये कहता हूँ कि फेयर, फ्री, हर किस्म की मदाखलत से पाक, आज़ादाना, मुनसिफाना इलेक्शन, जिनमें अवाम की सही राय, अगर किसी को 40 वोट पड़ते हैं तो वो 40 ही निकलें और 40 ही गिने जाएं और 40 ही अनाउंस हों। उसमें इमरान खान जीतते हैं 100 बिस्मिल्लाह, करें हुकूमत। कोई और जीतता है 100 बिस्मिल्लाह। सबसे पहले जो मुस्लिम लीग नून कह रही है ना कि जी वोट का एहतराम करो, वोट को इज्जत दो, जिसके जितने वोट हैं। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं ना, शहबाज शरीफ साहब नहीं, शहबाज शरीफ साहब भी यही कह रहे हैं। वो ये थोड़ा ही कह रहे हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर है, जिस वक्त चाहे इलेक्शन करा सकता है। नहीं, इलेक्शन नहीं करा सकता ना। आपके सर पे तलवार लटकी हुई है, आपकी किटी में पैसा कोई नहीं है, IMF अभी तक मुंतजर आपको लटकाए हुए है। आप तो वो कहे जी कल मैंने इलेक्शन करने हैं, पाकिस्तान ने किधर जाना है? IMF में आप ये डार को ले आते, वो कुछ ना कुछ काम करता। मौजूदा मुफ्ती साहब कभी, मैं पहले आपसे अर्ज कर चुका हूँ कि ये फायर फाइटिंग किस्म की, ये फायर ब्रिगेड गवर्नमेंट आई हुई है। आप ये कहते हैं कि जी आग लगी रहे और वो पीछे मुड़ के गांव वालों से कहें जी चलो पहले इलेक्शन करा लेते हैं। यार आग लगी हुई है इस वक्त मुल्क के अंदर, इकोनॉमी की आग, चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाए। चार्टर ऑफ इकोनॉमी नहीं बन सकती। कैसे बनेगी? एक आदमी ये कहता है जी कि मैं हर एक से बात कर लूँगा, मैं उसामा बिन लादेन की औलाद से भी कर लूँगा, मैं तालिबान से भी कर लूँगा, मैं आर्मी स्कूल के बच्चों के जो कातिल हैं उनसे भी कर लूँगा, इनसे नहीं करूँगा। किससे बात करेंगे? चार्टर ऐसे बनते हैं। चार्टर एक स्पिरिट के तहत बनते हैं, एक जज्बे के तहत बनते हैं। मैं और आपस में मिलेंगे और कहेंगे कि देखें इरफान साहब, आपसे मेरे बड़े इख्तलाफात हैं। मैं कहूँगा न्याजी साहब बिल्कुल, हमारी बड़ी पुरानी दुश्मनियाँ चली आ रही, लेकिन आए इस मामले पे पाकिस्तान के लिए हम बैठ जाएं और आप कहें जी ठीक है हम बैठ जाएंगे। जब आप बैठने के लिए तैयार नहीं है, जब आप बात करने के लिए तैयार नहीं है, आपने एक नहीं, मैं जो चार्टर इकोनॉमी का अर्ज कर रहा हूँ कि वो जिस तरह गयासुद्दीन का, पता नहीं कानून उसका है, कानून क्या कहता है, लॉ में क्या है, आई डोंट नो, कि वो जो है जो सिक्योरिटी काउंसिल के अंडर कर दिए सिक्योरिटी काउंसिल और फिर वो असेंबली से लॉ मेकिंग के लिए आ जाए। देखिए कोई लॉ काम नहीं करता। पाकिस्तान उन ममालिक में है जहाँ सबसे ज़्यादा कवानीन है और सबसे ज़्यादा जराइम भी होते हैं, और सबसे ज़्यादा कवानीन पे चलता ही कोई नहीं चलता। मैं यही कह रहा हूँ ना कि कानून शिकनी भी सबसे ज़्यादा है, कवानीन भी सबसे ज़्यादा। एक और कानून बना लें इस पर, इस तरह नहीं होता। चार्टर का मतलब ये है कि देखें न्याई साहब, आज आपकी हुकूमत है, ये पॉलिसियाँ आपने बनाई हैं और मैं आऊँगा तो इन्हीं पॉलिसियों पे चलूँगा। मेरे साथ तीसरा ये ऐद करे कि जनाब इकोनॉमी की पॉलिसियाँ देरपा होंगी, तसलसल होगा, उस देरपा होगा, तसलसल होगा। ये है चार्टर। क्यों कमरजीत शाह साहब, कमरजीत शाह साहब आवाज़ आ रही है? जी आवाज़ आ रही है। इकोनॉमी का तसलसल तब हो सकता है कि हाँ जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनमें जज्बा हो मुल्क को बचाने का, मुआशियत को मजबूत करने का। मुआशियत मजबूत होगी तो हमारा दफा भी मजबूत होगा, हम गरीबी भी हमारा मजबूत होगा और सब कुछ ठीक होगा। नहीं देखें जी, हमारे दोस्त ने अच्छी बात की कि इन माहौल में ना कोई मिसाल बन सकता ना चार्टर बन सकता है। वो ठीक है, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने एक चार्टर डेमोक्रेसी में दस्तखत कर दिए थे, वो हालात और थे। मुशर्रफ साहब के खिलाफ कैंपेन चल रही थी, अवामी हमदर्दियाँ जो थी वो बेनज़ीर के साथ और नवाज शरीफ साहब के साथ बड़ी गहरी होती जा रही थी। लेकिन इन जस्टिस का भी केस चल रहा था, उनके खिलाफ भी वो कैंपेन चल रही थी। तो अब हालात वो नहीं है, अब इतनी नफरत पैदा हो गई है, घर में लोगों ने नफरत पैदा करवा दी है। और मैं देख रहा हूँ फैमिलियाँ बिगड़ गई हैं, तब बिल्कुल तकसीम हो गई है फैमिलियाँ। माहौल में इलेक्शन पाएंगे तो उसके बड़ी ज़बरदस्त एक लहर भी चलेगी और ज़ाहिर है कि साफ सुथरे भी इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। इसका आसान तरीका ये होगा, इलेक्शन तो 2023 में ही होने हैं, नवंबर 2023 में, इससे पहले इलेक्शन तो नहीं होने। लेकिन इसके लिए जो केयर टेकर गवर्नमेंट बने उसको थोड़ा सा टाइम दे दें, 6 महीने का, 3 महीने का, तो वैसे होते हैं 6 माह दे दें ताकि हालात को ठंडे कर लें। लेकिन इमरान खान का किस्मत का फैसला जो है वो अनकरीब अभी 15-20 दिन में हो जाएगा। जी कमर शाह साहब, वक्त ख़त्म हो गया है। प्रोड्यूसर का बार बार कहना है वक्त ख़त्म हो गया है। थैंक यू वेरी मच, बड़ा मज़ा आ रहा था। आप दोनों सीनियर आदमियों से हम भी सीखते हैं और थैंक यू इरफान साहब। तो इंशाल्लाह
फिर जी, इंशाल्लाह। आपसे वक्त बहुत शुक्रिया। मांगेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे और अपने कायरीन को, अपने सुनने वालों को मुस्तफ़ीद बहुत शुक्रिया। करेंगे। थैंक यू वेरी मच।